आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत और आपके साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद कलीम ख़ान हाज़िर है। हम सेहत के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है, परहेज़ इलाज से बेहतर है, और ऐसे न जाने कितने मुहावरे और इस्तिआरे आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर सुने होंगे। करीब करीब में कहीं बीमार लोगों को भी आप देखते होंगे जो सिर्फ़ अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से अपने ऊपर ख़ुद कोई ना कोई बीमारी तारी कर लेते हैं। आज हम अपनी इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर मसूदा फ़ातिमा FCPS जनरल मेडिसन जनरल फिजिशियन हैं, उनको दावत दी है। तो आज का मौजू हमारा हेपेटाइटिस पे है। ये एक बहुत ही मारूफ़ किस्म की बीमारी है। लोगों के दिलों में न जाने क्या क्या ख़दशात इसके नाम के साथ उभरते हैं। हम इस पर गुफ्तगू करने के लिए कि हेपेटाइटिस दरअसल है क्या, कितनी अक़साम का होता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मसूदा को हमने आज अपने स्टूडियोज़ में ज़हमत दी है। सबसे पहले हम डॉक्टर मसूदा आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। हम हेपेटाइटिस लोगों के लिए एक बहुत मारूफ़ नाम है, उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आपको आज ज़हमत दी है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के हेपेटाइटिस दरअसल है क्या, और इसको हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं। क्या आया यरकान सिर्फ यरकान ही होता है या इसकी और अक़साम भी है? अच्छा, हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को हुर्फ़े आम में हेपेटाइटिस कहा जाता है। अब हेपेटाइटिस की यूँ तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर इनमें सबसे आम या सबसे कॉमन वजह हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन है। अब हेपेटाइटिस वायरस मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस यानी ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो जिगर को मुतासिर करता है। सिर्फ वायरल इन्फेक्शन ही हेपेटाइटिस की वजह नहीं होता, कभी कभी बीमारियों की वजह से, दवाइयों की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस वायरस इसकी सबसे कॉमन वजह है। यानी इस लहरा का जॉन्डिस हो जाना, जिसके अंदर जिस्म के अंदर एक ख़ास रतूबत जिसे सीरम बिलिरुबिन कहा जाता है, उसके बढ़ने की वजह से हो जाता है। तो हर यरकान हेपेटाइटिस की वजह से नहीं होता, और हर हेपेटाइटिस के अंदर हर वक्त यरकान नहीं होता। गोया यरकान और हेपेटाइटिस के अंदर भी एक फ़र्क मौजूद है। यरकान जो है वो सिर्फ पीलेपन को, जो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से यरकान हो गया हो। हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की सोजिश है, जो कि किसी भी वायरस के आने से सोजिश पैदा हो जाती है। हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। अच्छा, कितने अक़साम के वायरसेस होते हैं हमारे पास जिनकी वजह से हेपेटाइटिस का शिकार लोग होते हैं? यूँ तो मुख्तलिफ किस्मों के हेपेटाइटिस वायरस हैं, जिनमें हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F, G शामिल हैं, मगर इनमें सबसे आम जो कि पाकिस्तान में और तरक्की पज़ीर ममालिक में आम तौर पर पाए जाते हैं, वो हेपेटाइटिस A, B, C और E हैं। ठीक है, तो इनमें हम जो कॉमनली सबसे ज़्यादा लोगों की जो एक ख़दशात जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के हवाले से उभरते हैं, तो आया ये वो मूज़ी अमराज़ हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि ये फौरी तौर पे इंसान के लिए मूज़ी नहीं होते। जैसे हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C ख़ास तौर पे इंसान के अंदर खून के अंदर दाखिल होता है तो फ़ौरन इंसान के जिगर को नुकसान पहुंचाना नहीं शुरू करता, बल्कि एक ज़हर कातिल की तरह आहिस्ता आहिस्ता पहले इंसान के खून में शामिल रहता है, जिस स्टेट को हम क्रोनिक कैरियर स्टेट कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जिगर को नुकसान पहुँचाता है, और फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि जिगर इतना डैमेज हो जाता है कि फिर वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है और काम करना बंद कर देता है। उस स्टेट को हम सिरहोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। अब इसके बाद ख़तरे वाला पोर्शन शुरू होता है, यानी इस टाइम पे अब इंसान को मुंह से खून आ सकता है, काला पखाना आ सकता है, पेट सूज सकता है और इंसान बेहोश भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि पैदाइशी तौर पर बच्चों का, अक्सर अब सुनने में आता है कि बच्चों को जो है वो यरकान हो गया है और उसे फ़ोटोथेरेपी की ज़रूरत है, उसे लाइट दिखाई जाए, सूरज में लेके जाया जाए, तो क्या ये यरकान जो है ये ख़तरनाक है, जानलेवा साबित हो सकता है, या ये किसी ऐसी वजह से है जो पैदाइश के वक्त उसके साथ हो गया है? बेसिकली जो यरकान पैदा होते ही हो जाता है, जिसे हम न्यूरोनाटल जॉन्डिस भी कहते हैं, वो एक्चुअली हेपेटाइटिस की वजह से नहीं होता। वो माँ से बच्चा, जब माँ के पेट से बच्चा दुनिया में मुंतकिल होता है तो जो तब्दीली उसे सामना करना पड़ता है, कि उसकी वजह से होता है। तो ये कोई ख़तरनाक जॉन्डिस नहीं होता। हाँ, अगर इसमें बिलिरुबिन लेवल्स 18 से ज़्यादा हो जाए तो फिर बच्चे के दिमाग को नुकसान होने का खदशा होता है। उस स्टेट को हम कंडक्टर्स कहते हैं। गोया बच्चों के अंदर पैदाइश के वक्त अगर यरकान का शिकार हों और उनका जॉइंटिस लेवल जो है वो 10-12 के दरमियान हो, तो गोया ख़तरनाक बात नहीं कोई है। ऐसी खतरे की बात लेकिन नहीं अगर है। वो 18 से एक्सीड कर रहा हो तो फिर हम गोया उसको कह सकते हैं कि ये बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है।
उसके लिए अस्पताल में रुकना ज़रूरी है पैदाइश के बाद बच्चे का, या आप बच्चों को कह सकते हैं कि माँ के साथ चली आप जाएंगे? बच्चे माँ के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखने लगे कि बच्चे को पीलिया होने लगा है जो कि पैदाइश के वक्त नहीं था और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो फिर आप फ़ौरन बच्चे को अस्पताल ले आएँ। वैसे भी हमारे यहाँ कोई तरक्की पजीर ममालिक के अंदर घर के पास कहीं करीब में कोई ऐसा क्लिनिक भी अवेलेबल नहीं होता जो कि इस सारी सूरत हाल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तो हमारे हक में तो यही बेहतर होता है कि मरीज के बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर ही स्टे करवा लें। ठीक है, और उसके फ्लूइड्स वगैरह और ये सब चीज़ें मैनेजमेंट और फोटोथेरेपी की जाए। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे जब बड़े हो गए और सिंपली उनके अंदर जो है वो पीलापन हमें नज़र आया, जिसे आपने फरमाया है कि यरकान हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस नहीं है वो यरकान है, तो यरकान जो है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम ब्लड रिपोर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले यरकान को कंफर्म करने के लिए कि यरकान ही है, कहीं खून की कमी की वजह से तो पीलिया नहीं हो रहा, वो चेक करने के लिए हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसे हम कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी जिगर के फंक्शन का टेस्ट होता है, LFT जिसे आम में कहा जाता है। इसके अंदर हम सीरम बिलिरुबिन लेवल्स करवाते हैं। अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल्स 3 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर वो नुमाया होना शुरू कर देता है। तो अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि यरकान ही इस पीलेपन की वजह है। तो गोया ये सिंपली यरकान है, और ये किसी भी मतलब एंटीवायरल ड्रग्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है या सिर्फ फ्लूइड मेंटेनेंस या परहेज़ इससे मुमकिन है? एक्यूट हेपेटाइटिस में दरअसल हम कोई ऐसा इलाज नहीं करते, कोई बड़ा तीर नहीं मारते। एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर हमें मेन तौर पे यही करना होता है कि पेशेंट को प्रॉपर बेड रेस्ट देना होता है, उसके फ्लूइड्स को मैनेज करना होता है, अगर उससे कोई उल्टी हो रही है या तेज़ बुखार हो रहा है तो उसको मैनेज करना होता है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर दरअसल हमें कोई ख़ास काम नहीं करना होता। हाँ, अगर मरीज़ बेहोश होने लगे तो आप मरीज़ को फौरी तौर पर किसी टर्शियरी केयर सेंटर में मुंतकिल कर दें, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि मरीज़ के जेना लिवर की इतना नुकसान हो चुका है कि रतूबात उसके खून में बढ़ गई हैं और उसके दिमाग पर असर कर रही हैं। ये स्टेट जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए ऐसी सूरत में आपको मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल में मुंतकिल कर देना चाहिए। उसका बिलिरुबिन लेवल भी हम कोई मॉनिटर कर सके, ये बता सकेंगे उसे पेशेंट को कि अगर ये इससे ऊपर गया तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? उसमें कोई हकीकत कोई बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है फुलमिनेंट हेपेटिक के लिहाज से। हाँ, SGPT लेवल्स जो कि एक एंजाइम है जो कि जिगर से सीक्रेट होता है, वो एंजाइम उसके लेवल्स अगर 3-4 हज़ार से ज़्यादा हो जाएं तो फुलमिनेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मगर कोई भी एक लेवल स्पेसिफिक नहीं है कि इस लेवल के बाद पेशेंट फुलमिनेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में जाएगा। बाज़ पेशेंट 3000 के लेवल पे चले जाते हैं और बाज़ पेशेंट 6000 के लेवल पे भी नहीं जाता। तो गोया यरकान बहरहाल एक सेफ़, अल्लाह ताला वैसे तो सबको अपनी अमान में रखे, लेकिन ये कि एक ऐसा मर्ज़ है कि जो कुछ अरसे में वापस आ सकता है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जो कि वापस आ जाता है, जो कि 6 से 12 हफ्ते के अंदर खुद ही इंसान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब दूसरे जो हमारे यरकान आपने बताया कि B, C, D और E ये हैं हमारे, तो इनके अंदर जो है वो क्या पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? और ऐसे लोग अगर B का शिकार हैं या C का शिकार हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो उससे बच सकते हैं, परहेज़ किया जा सकता है, या उनका कोई वैक्सीन अवेलेबल है? अच्छा, जहाँ तक हेपेटाइटिस ई का सवाल है, हेपेटाइटिस ई भी पानी से फैलने वाला एक इन्फेक्शन है जिसे हम ओरोफिगर रूट से फैलना कहते हैं, जिसके अंदर इन्फेक्टेड ग़िज़ा या इन्फेक्टेड पानी से ये हमें लग जाता है। ये भी एक इंतहाई कम ख़तरनाक किस्म का वायरस है जो कि यूजुअली इंसान बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है और हील अप करने में कोई 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन अगर मरीज़ हामिला औरत है तो फिर फुलमिनेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के चांसेस 50% से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मरीज़ हामिला औरत है और वो पीलिया का शिकार है तो हमें ख़ास तौर पे उसका ख्याल रखना चाहिए और उसको बेहतर है कि उसे आप हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। गोया एक बात इसमें और भी वाज़े हो गई कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दोनों एक्यूट फेज़ के अंदर जब होते हैं तो इनकी वापसी जो है वो इंशाल्लाह मुमकिन है और जल्दी मुमकिन है। ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के लिए हेपेटाइटिस ई ख़तरनाक हो सकता है और उस सूरत के अंदर थोड़ी एहतियाती तदाबीर आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी और बच्चे को भी उससे मुतासिर हो सकता है। बच्चे को भी उससे मुतासिर हो सकता है, लेकिन बच्चा फिर भी इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं होता, माँ की जान को ज़्यादा ख़तरा होता है। अच्छा, अब आपने तज़किरा किया हेपेटाइटिस बी और सी का, ये और डी भी, हाँ, तो ये कुछ इनके ऊपर आप रोशनी डालेंगे कि हेपेटाइटिस बी जो है वो उसकी वैक्सीन अवेलेबल है? अच्छा, हेपेटाइटिस बी, एक तो ये कि हेपेटाइटिस बी 2 तरह का हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। एक तो वो जो कि शुरू के
6 महीनों के अंदर ही इन्फेक्शन होता है और मरीज़ खुद ही उसे क्लियर कर लेता है, जिसके चांसेस 80% होते हैं। यानी एक अडल्ट इंसान, एक नॉर्मल 15 साल से बड़ी उम्र का इंसान, अगर 100 में से 80 मरीज़ खुद ही हेपेटाइटिस बी को क्लियर कर लेते हैं और सिर्फ एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। लेकिन जो बाकी 20 मरीज़ होते हैं उनके जिस्म के अंदर हेपेटाइटिस बी क्लियर नहीं होता और हेपेटाइटिस बी का वायरस उनके खून में रहता है, कैरियर स्टेट के अंदर रहता है। अब ये कैरियर स्टेट आहिस्ता आहिस्ता जब हेपेटाइटिस बी का वायरस एक्टिव होगा, वो जिगर को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा और अल्टीमेटली वही सिरोसिस हो जाएगा। या किसी खास उम्र में हेपेटाइटिस बी अटैक करता है? नहीं, बल्कि हेपेटाइटिस बी की हकीकत कोई उम्र नहीं है, पर माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो सकता है। तो इसलिए होता है कि 4 या 5 साल के बच्चे को भी हेपेटाइटिस के जनाब अलामात नजर आना शुरू हो जाए। और पैदाइश के वक्त भी वो कैरी कर सकता है कि अगर माँ को हेपेटाइटिस बी खुदा ना खास्ता पैदाइश तो के वक्त बच्चे के हकीकत माँ प्रेगनेंसी के दरमियान तो इतने चांसेस नहीं होते माँ से बच्चे को मुंतकिल होने के, लेकिन जब लेबर होता है या डिलीवरी होती है, जब मेमोरीज रप्चर होती हैं, उस वक्त माँ से बच्चे को कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बच्चे को बचाने के लिए हम पैदाइश के 72 घंटों के अंदर अंदर उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन्स, ताकि उसके अंदर पहले से ही कोते मदाफ़त, यानी पैदाइश से पहले हम उसे लगाते हैं, पैदाइश के फ़ौरन बाद 72 घंटे के अंदर, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। और फिर उसके बाद हम उसे वैक्सीनेट करवाते हैं आम इंसानों की तरह, आम बड़ों की तरह। बस फ़र्क ये है कि बड़ों में वैक्सीन 0, 1 और 6 मंथ पे लगती है और बच्चों के अंदर 0, 1 और 3 मंथ्स पे लगती है। यानी 0, 1, 6 से मुराद ये है कि 0 जो पैदाइश का वक्त है, गोया उस वक्त से आप शुरू कर रहे हैं इसलिए 0 कह रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट मंथ में लगेगी, रिपीट होगी वो, तो उसे हम 0, 1, और उसके बाद 6ठे महीने में एक तीसरा डोज उसको लगेगा जो कि बूस्टर डोज कहलाता है। नहीं, बूस्टर डोज नहीं कहलाता, ये नॉर्मल 3 डोज है। नॉर्मल 3 वैक्सीन का बूस्टर डोज है वो 5 साल के 10 साल के बाद लगता है। उसके बाद फिर ज़रूरत रहती है। इसके बाद डिपेंड करता है हर इंसान के अंदर। हम यूजली बूस्टर डोज रिकमेंड नहीं करते। हाँ, अगर एक मरीज जैसे एक अडल्ट इंसान जो कि हेल्थ केयर वर्कर है या उसकी बीवी को हेपेटाइटिस बी है, उन लोगों के अंदर यानी जो कि हाई रिस्क पे होते हैं हेपेटाइटिस बी होने के, या जो लोग जो कि बिनसी बेरारबी का शिकार होते हैं, वो लोग, उन लोगों के अंदर हम बूस्टर डोज लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ मालूम करते हैं। अगर मरीज़ ने एंटीबॉडीज़ जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं वो अचीव कर ली हैं तो फिर उसके बाद उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर उसने अचीव नहीं की, हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो फिर हम उसे बूस्टर डोज देते हैं। तो गोया हम 3 जब उसकी डोजेज मुकम्मल हो जाएं, फिर 5 साल के बाद बूस्टर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हम सिर्फ एंटीबॉडीज़ का एक टेस्ट कराते रहें और ये देखते रहें कि जो मतलूबा मिकदार खून के अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ की सूरत में मौजूद है, तो फिर आगे ज़रूरत नहीं। बेसिकली ज़्यादा टेस्ट हम उन्हीं लोगों में करवाते हैं जिनमें हमें रिस्क ज़्यादा होता है, यानी वही हेल्थ केयर वर्कर्स या जिन लोगों को रिस्क होता है हेपेटाइटिस बी का। अच्छा, ये बताएं कि ज़िंदगी में ये एक बार अगर जॉइंडिस हो जाए तो लोगों का ख्याल ये है कि वो दोबारा प्रोन होता है कि दोबारा उसको हेपेटाइटिस हो सकता है या जॉइंडिस हो सकता है, तो ऐसा भी कुछ है कि? ये असल में एक तरह का मिथ है, गलत फहमी है, क्योंकि जॉन्डिस की तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो जाहिर सी बात है हर इंसान दूसरी दफ़ा हो ही सकता है, लेकिन कोई प्रोनिंग नहीं होती। ये नहीं है कि किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ तो उसको हेपेटाइटिस ई लाजमी होगा, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए डॉक्टर मददगार होता है कि अगर मेरे पास एक 25 साल की खातून आती है और उसे पीलिया है, तो मैं सोच सकती हूँ हेपेटाइटिस लग रहा है, तो मैं सोचूंगी अच्छा अगर हेपेटाइटिस ए से लास्ट टाइम हो चुका है तो अब हेपेटाइटिस ई के चांसेस ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा फ़ायदेमंद है डॉक्टर के लिए, लेकिन कोई प्रोनिंग नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर मसूदा के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है, तो हम कुछ वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।